और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हमारे अगले चैप्टर के बारे में। चैप्टर जो है वो आपका कौन से वाला है, ना कि 8वां बल्कि 7th वाला चैप्टर। ठीक है, 7th वाला चैप्टर जिसका नाम जो है वो है बिजनेस का इन्वायरमेंट। क्या है चैप्टर का नाम? बिजनेस का इन्वायरमेंट। हिंदी में अगर बात करी जाए तो वी कैन से बिजनेस करने का वातावरण जो होता है उसे कहा जाता है बिजनेस इन्वायरमेंट, राइट। लेकिन अब ये सवाल आता है कि सर ये बिजनेस इन्वायरमेंट, इसका थोड़ा सा और अगर आप डिटेल में चीज़ें बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। अगर मैं बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में बात करूं तो कह सकते हैं कि सिंपल तरीके से एनीथिंग, कोई भी चीज़, एनीथिंग एंड इवन वी कैन से एवरीथिंग, anything and even we can say everything which is out of control of organization, ठीक है, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होता है, उसे आप यहां पे सिंपली नाम दे सकते हैं क्या? बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसा मैं आपके मॉड्यूल के हिसाब से कह रहा हूं, लेकिन अगर मैं बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में एक्चुअल में यहाँ पे बात करूँ तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो आपका बेसिकली दो टाइप का यहाँ पे हो सकता है, जिसमें से एक का नाम दिया जा सकता है काइंड ऑफ माइक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट, और दूसरा जो है उसे आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं मैक्रो, या फिर इसके भी अलावा थोड़ा सा और डिटेल में अगर मैं जाना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि देयर कैन बी समथिंग विच इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट, और दूसरा जो है उसको आप नाम दे सकते हैं क्या? एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये एक्सटर्नल और इंटरनल ये दोनों में फर्क क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात होती है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर का जो वातावरण है उसे आप नाम दे सकते हैं क्या? इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपके कंपनी के बाहर जो भी आपका इन्वायरमेंट है, राइट, जो भी आपका सराउंडिंग है उसको आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं क्या? एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट। सर सिंपल तरीके से अगर बात की जाए तो एक बात बहुत ही अच्छे तरीके से हमको समझ लेनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम मार्केट में अकेले ही बिना किसी की मदद के अपना जो बिजनेस है वो कर ले, पॉसिबल ही नहीं। सर हम एक्चुअल में पूरे के पूरे मार्केट में पूरे के पूरे इन्वायरमेंट से या इन्वायरमेंट के अलग अलग एलिमेंट से घिरे हुए हैं। सर कैसे घिरे हुए हैं? बहुत सिंपल सी बात है साहब, हमारे आसपास अगर आप देखोगे, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, तो अगर आप हमारे आसपास देखोगे तो आपको क्या दिखाई देंगे? सब बोले हमारे आसपास में कस्टमर्स हैं, है कि नहीं है? बोले हाँ सर बिल्कुल है सर। एंड कस्टमर्स के अलावा अगर आप बात करोगे तो क्या मैं कह सकता हूँ कि हमारे आसपास में सप्लायर्स हैं जो कि हमारे बिजनेस को रॉ मटेरियल या फिर बाकी जो चीज़ें उनको सप्लाई करते हैं। बोले बिल्कुल साहब। या फिर क्या मैं कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो भी हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव समटाइम्स, बट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हाँ या ना? बोले बिल्कुल सर करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं गवर्नमेंट के अलावा बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि इवन जो हमारी सोसाइटी है, सब माना कि हो सकता है कि सोसाइटी में कोई कस्टमर नहीं होगा, कंज्यूमर नहीं होगा, मैं उसके अलावा के लोगों की बात कर रहा हूँ, सोसाइटी जो है वो भी हमारे ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट जो है वो डालती है। बोले बिल्कुल सर एकदम सही बात बोल रहे आप, कोई भी इसमें गलत बात नहीं है। और या फिर एक और इंसान, दैट इज टू बी कॉल्ड एज व्हाट, कॉम्पिटिटर्स, इनका भी इंपैक्ट जो है वो बहुत ही खतरनाक रहता है हमारे बिजनेस के ऊपर। अगेन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, बट कहने का पॉइंट मेरा यहाँ पे ये है कि आपका जो बिजनेस है वो ऐसा नहीं कि आइसोलेटेड तरीके से काम करता है, इंडिविजुअल तरीके से काम करता है। हमारा बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा या फिर बुरा परफॉर्म करेगा, ये बेसिकली डिपेंड करता है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, वातावरण के ऊपर। वातावरण जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक आपका हो गया इंटरनल, दूसरा आपका हो गया कौन सा? एक्सटर्नल। यहाँ आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, आपके मॉड्यूल में, आपके इंस्टीट्यूट ने सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है उसकी बात यहाँ पे करी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अपन इसमें थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी जो है वो यहाँ पे अपन करें। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा और समझिएगा। सर अगर बोले हम यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपको लिखना हो तो आप आराम से बाद में लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके मैं आपको टाइम दे दूंगा। लेकिन ध्यान से क्या कहा मैंने? सब बोले एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग which have impact
इम्पैक्ट विच हैव इम्पैक्ट, जिसकी अगर बात की जाए तो इम्पैक्ट जो है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और इट कैन बी नेगेटिव एज वेल, which can have impact positive or negative on our business is called as what? business environment. ठीक है, अब अगर मैं business environment की बात करूं तो जैसा मैंने आपसे कहा कि दो टाइप का आपका हो सकता है, एक जो होता है उसे आप नाम दे सकते हो कौन से वाला? इंटरनल वाला, और दूसरा जो है उसका आप नाम दे सकते हो क्या? एक्सटर्नल वाला। एक आपका इंटरनल बिजनेस इन्वायरमेंट और दूसरा आपका कौन सा? एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट। गॉट द पॉइंट? बड़े ठीक है साहब। अब इंटरनल वाले की अगर बात की जाए तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन यहां पे लिख भी सकते हैं क्या कि सर द सराउंडिंग which is internal to an organization and will have and we can say and management will have good control over it। ठीक है, आपका जो मैनेजमेंट रहेगा उसके ऊपर क्या होगा? अच्छा कंट्रोल जो है वो रहेगा। तो ऐसा अगर आपका इन्वायरमेंट है उसको आप नाम दे सकते हैं क्या? इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है, अब अगर ये मैं इंटरनल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स की बात करूं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या मैं कह सकता हूं कि सर आपके कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज काम करते हैं अगर एम्प्लॉयज अच्छे होंगे तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपको जो बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा वो अच्छा खासा मिलेगा, ईमानदार एम्प्लॉयज आपके यहाँ पे हैं? यस और नो? बोले हाँ सर। एम्प्लॉयज के अलावा अगर बात की जाए तो क्या मैं कह सकता हूं कि लेबर जो है वो भी एक काइंड ऑफ एलिमेंट हो गया। एम्प्लॉय लेबर लगभग आप दोनों एक ही कैटेगरी में भी डाल के चल सकते हैं या अलग अलग भी बोल के चल सकते हैं। या फिर अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन से कि सर व्हाट एवर इज द इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके पास में है, ठीक है, अगर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो इंपैक्ट उसका क्या पड़ेगा? बेहतर पड़ेगा। अगर बेहतर नहीं होगा तो दिक्कत जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं आपको यहां पे बात करूं अबाउट द मैनेजमेंट स्किल, ठीक है, इसकी भी अगर बात की जाए तो इसका भी इंपैक्ट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। राइट? बोले ठीक है साहब। लेकिन सर यहाँ पे मेन जो हमारा मुद्दा है वो इंटरनल वाला नहीं है, वो कौन से वाला है? एक्सटर्नल वाला है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक्सटर्नल वाले की बात करूं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो एक ऐसा सराउंडिंग है which have impact on our business, but मतलब ये बात तो मैं पहले ही बता चुका था कि इन्वायरमेंट का बिजनेस पे फर्क जो है वो पड़ता है, लेकिन on our business but our management does not have significant कंट्रोल ओवर इट। ठीक है, इसके ऊपर आपका क्या नहीं होगा? शायद इसके ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल जो है वो नहीं होगा। राइट? अब अगर मैं ये एक्सटर्नल वाले बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करूं तो इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। वन इज टू बी कॉल्ड एज व्हाट? माइक्रो लेवल। ठीक है, एक जो है उसको आप माइक्रो लेवल का बोल सकते हो और दूसरा जो है उसको आप मैक्रो लेवल का बोल सकते हो। सर लेकिन ये माइक्रो लेवल का है या मैक्रो लेवल का है, इसको अपन डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे ये वाली चीज को? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं यहां पे माइक्रो लेवल वाले की बात करूं तो सच इन्वायरमेंट विल इफेक्ट only the industry in which we are working। जिसमें कि कौन काम कर रहा है? जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। सर मतलब हो सकता है कि हम एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि सर एजुकेशन सेक्टर के अंदर ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड आ चुका है।
ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला मैंने, एजुकेशन सेक्टर के अंदर ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड जो है वो आ चुका है। पहले कोई जमाना हुआ करता था, बोले सर मुझे ना साइकिल पे चल के, फिर नदी पार करके, फिर समंदर पार करके, फिर वो ज्वालामुखी पार करके मुझे क्लासेस करने जाना पड़ता था। ये काफी जमाने पहले की बात हुई, ठीक है। लेकिन आज के टाइम की बात अगर की जाए तो क्या कहते हैं, सब बोले घर बैठे बैठे आराम से अपने ही चारपाई के ऊपर, अपने ही बेड के ऊपर, या फिर शायद अपने ही बाथरूम में बैठ के, हंसने की बात नहीं, अपने ही बाथरूम में बैठ के मैं जब चाहूं तब 24/7 मेरे ईज पे, मेरी सहूलियत के हिसाब से क्या कर सकता हूं, सब मैं लेक्चर्स देख सकता हूं, मैं क्लासेस अटेंड कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए कि ये जो यहां पे इंपैक्ट आया है, ये जो यहां पे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट आया है इनटू दिस एजुकेशन इंडस्ट्री, क्या इसका इंपैक्ट जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे पड़ेगा क्या? आंसर सुनो, डायरेक्टली कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। ना ही तो ऑटोमोबाइल पे पड़ने वाला है, ना ही बैंकिंग में पड़ने वाला भाई साहब, या किसी और की बात आप कर लीजिए, वहां पे भी नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ऐसा सराउंडिंग, ऐसा एलिमेंट जिसका इंपैक्ट मेरे बिजनेस पे पड़ रहा है, या आई कैन से उस इंडस्ट्री पे पड़ रहा है जहां पे मेरा बिजनेस काम करता है, उसे आप नाम क्या देंगे, माइक्रो लेवल का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करता हूं अबाउट द मैक्रो लेवल इन्वॉल्वमेंट, तो वी कैन से इट इज द सराउंडिंग और इन्वॉल्वमेंट which will and may have impact on any organization or any industry। कहीं पे भी, किसी पे भी इंपैक्ट आ सकता है सर, कोई भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं, किसी पे भी इंपैक्ट आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केस में उसको क्या नाम दिया जाना चाहिए, मैक्रो लेवल का इन्वॉल्वमेंट जो है उसको नाम दिया जाना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सर अगर मैं यहाँ पे ये एक्सटर्नल वाले बिजनेस इन्वॉल्वमेंट की बात करूं, चाहे वो आपका माइक्रो लेवल पे होगा, चाहे वो आपका मैक्रो लेवल पे होगा, एज द केस में किसी भी लेवल पे अगर होगा, इसको अगर मैं डिवाइड करने जाऊं तो ये आपका हो सकता है, ये ध्यान दीजिएगा भाई साहब, सब बोले इट कैन बी पॉलिटिकल, सब बोले सरकार चेंज हो गई, क्या चेंज हो गई, सरकार चेंज हो गई। कल तक बोले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, फिर बोले बीजेपी की सरकार आ गई, और वैसा वर्षा। बिकॉज ऑफ दैट रीजन काफी लोगों को यहाँ पे बेनिफिट हुआ होगा, या फिर काफी लोगों को यहाँ पे क्या हुआ होगा, नुकसान जो है वो हुआ होगा। पॉसिबल है, बिल्कुल साफ पॉसिबल है। या फिर अपार्ट फ्रॉम दैट देयर कैन बी अ चेंज दैट इज टू बी कॉल्ड एज व्हाट, इकोनॉमिकल चेंज, या इकोनॉमिक्स में चेंज हो गया सर, मार्केट जो है वो धराशायी हो गया, स्टॉक मार्केट वगैरह जो होता है, शायद आपने कभी सुना होगा कि सर स्टॉक मार्केट में शेयर्स के प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा गिर गए हैं, या किसी और टाइप का कोई और रिसेशन आ गया, सब मंदी आ गई, मंदी या फिर महंगाई आ गई, मंदी आ गई या फिर महंगाई आ गई। अगर मंदी आ जाएगी तो ऐसे केस में लोग कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि हमें लग्जरी वाले आइटम्स को परचेज करना चाहिए या फिर ड्यूरेबल वाले जो आइटम्स होते हैं उनको परचेज करना चाहिए, कोई नहीं सोचेगा। क्यों? अरे लोगों के पास पैसा नहीं भाई साहब, लोगों के पास में खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, और आप बात करो क्या परचेज करने के बारे में, बोले कार परचेज कर लो, घर परचेज कर लो। अरे भाई साहब घर वर सब गया बाढ़ में, पहले सर्वाइवल तो देखो, उसके बाद अपन बात करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आपकी जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में नहीं होती है, अगर प्रॉपरली आपकी इकोनॉमी में काम हो रहा होता है, तो ऐसे केस में इंसान क्या सोचेगा, अरे भाई साहब सिर्फ कार क्यों परचेज करूंगा, तो लग्जरी वाली कार परचेज करूंगा। ये सो नो, बिल्कुल साहब, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंपैक्ट जो है वो भी आपका इसमें आ सकता है। फिर इसके बाद में इकोनॉमिक्स के अलावा एक और आपका क्या रहेगा, सोशल। सर ये तो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है, वी कैन कॉल इट एज अ सोसाइटी ऑल्सो। सर हमारा जो बिजनेस है वो अच्छा खासा ग्रो करेगा या नहीं करेगा, वो सोसाइटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हमारी जो सोसाइटी है वो हमें एक्सेप्ट करती है तो हमारा बिजनेस अच्छा खासा ग्रो करेगा, लेकिन अगर हमारी सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करती है तो ऐसे केस में नुकसान हमें बिल्कुल हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ मैंने जब सोसाइटी के बारे में बात करी तो मैंने यहाँ कस्टमर या फिर कंज्यूमर की बात नहीं करी। ध्यान दीजिएगा, कंज्यूमर का मतलब होता है जो हमारे गुड्स को यूज करे, और कस्टमर का मतलब होता है जो कि हमारे गुड्स को परचेज करे। दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर मैं सोसाइटी की बात करूं तो सोसाइटी में आपका कंज्यूमर भी होता है, कस्टमर भी होता है, बट उसके अलावा और भी लोग रहते हैं, राइट।
ऐसे लोग जिन्होंने ना ही तो हमारे गुड्स को परचेज किया है, ना ही वो हमारे गुड्स को कंज्यूम करते हैं, लेकिन स्टिल दे हैव एन ओपिनियन अबाउट अस। वो हमारे बारे में कुछ सोचते हैं, उनको हमारे बारे में या तो अच्छा और या तो फिर बुरा ये उनको पता हो। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सर अल्कोहल की बात आप कीजिए, लिकर की बात आप कीजिए। ठीक है, कोई भी एक कंपनी है, से फॉर एग्जांपल एक्स कंपनी है। ठीक है, मुझे बताइए कि क्या लिकर जो है वो इस दुनिया का हर बंदा पीता है क्या? आंसर इज नो, हर बंदा तो नहीं पीता। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं कि लिकर के बारे में लोगों का ओपिनियन जरूर होगा। अगर लोगों का, मैक्सिमम लोगों का ओपिनियन ये है कि नहीं, लिकर पीने से आपको कैंसर की बीमारी हो सकती है या किसी भी और टाइप की कोई बीमारी हो सकती है, तो आप लिकर कंज्यूम नहीं करेंगे, यानी कि आपका जो बिजनेस होगा लिकर का वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर मैक्सिमम जनता ऐसा नहीं सोचती है तो दे में थिंक कि वो आपके क्या बन जाए, कंज्यूमर बन जाए। गॉट द पॉइंट? तो सर सबसे पहली बात तो ये कि आपकी सोसाइटी जो है उसका इम्पैक्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा पड़ता है अगर आप अपने बिजनेस की बात करते हैं तो, राइट? बोले हाँ सर। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या मैं कह सकता हूँ कि सर इवन अगर बात की जाए तो जो टेक्निकल वाली चीजें, टेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स, उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप बहुत ही पुराने जमाने की टेक्निक वगैरह यूज कर रहे होंगे और आपने इनोवेशन लेके नहीं आए, आपने टेक्नोलॉजिकल में अपग्रेडेशन जो है उसको नहीं किया, एडवांसमेंट अगर आपने नहीं किया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि शायद कल तक आपका बिजनेस बहुत अच्छा था लेकिन आगे चल के वो बिजनेस ग्रो कर पाएगा क्या, इस बात की कोई गारंटी नहीं। काफी सारे ऐसे भी बिजनेस हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा काम किया लेकिन बाद में उनका जो बिजनेस है पूरी तरीके से ठप हो गया। द रीजन बीइंग कि वो अपने लाइफ में अच्छा नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी जो है उसके साथ में अपने आप को ढाला नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको इस बात का भी, ऑर्कुट नाम की कंपनी जो है वो शायद आपने सुनी होगी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है काफी पुरानी बात हो चुकी है जब ऑर्कुट नाम की कंपनी हुआ करती थी। ठीक है, फिर उसके बाद में ऑर्कुट के कंपटीशन में एक कंपनी आई जिसका नाम क्या था, फेसबुक। फेसबुक से आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, राइट? अब ऑर्कुट जो है वो भी सोशल मीडिया का काम करता था, फेसबुक जो है वो भी सोशल मीडिया का काम करता था। ऑर्कुट बहुत पुरानी कंपनी थी, उस टाइम पे बहुत फेमस कंपनी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आगे जाता गया, जैसे जैसे डायनामिक्स आते गए, मतलब इन्वायरमेंट में चेंज होते गया, टेक्नोलॉजिकल में एडवांसमेंट आते गया, ऑर्कुट ने उसके साथ में अपने आप को ढाला नहीं। बिकॉज ऑफ दैट रीजन ऑर्कुट का जो फंडा था वो आउटडेटेड हो चुका था और लोग किस पा चुके थे, फेसबुक पर। या फिर फॉरगेट अबाउट ऑल अदर थिंग्स, लेट्स टॉक अबाउट अ ब्रांड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नोकिया। सुना होगा आपने नोकिया का नाम? बोले हाँ सर सुना तो बहुत है, लेकिन फेस टू फेस कभी उस चीज को देखा नहीं जो कभी हमने सुनी थी। क्या चीजें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर नोकिया की मैं बात करूं तो अराउंड 2005-2006 या उसके थोड़ा और पहले 2003-4 ये जो है ईयर, ठीक है, उसमें अगर मैं बात करूं हर बंदे के हाथ में नोकिया का फोन मस्त था। एवरी पर्सन, मतलब जिसके पास में मोबाइल है, कोई और ऑप्शन बहुत कम चांसेस हुआ करते थे, बट नोकिया सबसे पहला चांस हुआ करता था। नोकिया है मतलब है ही है, ऐसा उनका रहा करता था। रीजन क्या था सर? अच्छी क्वालिटी का था। अगर मान लो किसी को फेंक के मार भी दिया, सामने वाले का सर फूट जाएगा, लेकिन आपके मोबाइल को कुछ नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात सर ड्यूरेबल था। ड्यूरेबल मतलब ये कि उसकी बैटरी की जो लाइफ है ना वो 4, 5, 6, 7 एक हफ्ता पड़ी रहती थी। अरे इंस्टाग्राम पे तो बकायदा मीम्स आते हैं कि किसी के पास में नोकिया का फोन था 2003 में, गलती से अभी जाके उसको स्विच ऑन किया, बैटरी 100% डबल। मतलब इतने साल के बाद में अभी जाके स्विच ऑन किया तो बोले बैटरी 100%। ऐसे मीम आते थे। फोन को तोड़ने के लिए मम्मी ने हथौड़ा मारा, बोले हथौड़ा टूट गया लेकिन फोन वैसे का वैसा पड़ा। ऐसे मीम, मतलब इतना स्ट्रांग हुआ करता था आपका नोकिया का मोबाइल। लेकिन पॉइंट ऐसा है कि सर सिर्फ स्ट्रांग रहेगा इसी वजह से आपका मार्केट बना रहेगा, इज नॉट नेसेसरी। स्ट्रांग होने के साथ साथ आपको जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहे हैं उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, ढलना भी पड़ेगा। बहुत ध्यान से देखिएगा सर, उस टाइम पे नया फोन आपका मार्केट में आता है जिसका नाम है सैमसंग, या फिर एक और कंपनी जिसका नाम क्या था, HTC, या फिर एक और कंपनी जिसका नाम क्या था, एप्पल, और या फिर सोनी एरिक्सन। सर इन लोगों ने अपने फोन में कैमरा जो है वो लगा दिया, ठीक है, एंड जहां पे कीपैड हुआ करता था, नंबर वाले कीपैड जो है वो हुआ करते थे, उसकी जगह पे टच स्क्रीन जो है उसको लाके लगा दिया।
ठीक है, जिसकी वजह से वी कैन से कि आपका जो मोबाइल इंडस्ट्री था उसमें अचानक से बूम हो गया, और जो इतना बड़ा ब्रांड था नोकिया, वो लगभग ये लगा लीजिए कि मार्केट से पूरा का पूरा क्या हो गया, वैनिश हो। लोग आज क्या यूज कर रहे हैं सर, स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, टच स्क्रीन वाला जो फोन है उसको यूज कर रहे हैं, वो भी जिसमें कि कई मेगापिक्सल 5000 मेगापिक्सल वाला कैमरा रहे, वैसे वाला फोन को यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो जिस कंपनी ने ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ में कॉप अप कर लिया, वो लोग क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। अदरवाइज आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, शायद बंद हो जाए। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं सर, देयर वाज अ टाइम जब एक ब्लैकबेरी का मैसेंजर हुआ करता था, और आप वो मैसेंजर को तभी यूज कर पाते थे जब आपके पास में ब्लैकबेरी का फोन होता था, और जिसके पास में ब्लैकबेरी का फोन होता था वो जमाने में उसकी इज्जत एप्पल होल्डर से भी ज्यादा हुआ करती थी। जो आईफोन यूजर वगैरह हैं उससे भी ज्यादा इज्जत उनकी हुआ करती थी कि भाई साहब इसके पास में बीवी पिन है, गाना सुना होगा ना, बीवी पिन वर्ड दी, ब्लैकबेरी का पिन बता रही है बोले, ठीक है, और उससे आपको चैट वेट करना है तो उसका जो बीवी पिन वगैरह है वो यूज करके आप चैट कर सकते हैं। सर फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया जिसमें व्हाट्सएप आ गया सर व्हाट्सएप आ गया, बिना किसी पैसे के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप जिससे भी चाहें उससे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ब्लैकबेरी नाम का मोबाइल मार्केट से ऐसा गायब हुआ कि अब ढूंढने से भी नहीं मिलता, राइट। या फिर अगर अब मैं बीबी के मैसेंजर के बारे में बात करूं, वो भी आपको ढूंढने से नहीं मिलता। क्यों? अरे सर सब खत्म हो चुका है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ चुका है, अकॉर्डिंगली लोग नई नई चीजें जो है उसको यूज करना चाहते हैं, पुरानी चीजों से क्या हो चुके हैं, बोर हो चुके हैं, राइट। तो उसका भी अच्छा खासा इंपैक्ट जो है वो यहाँ पे पड़ता है। और फिर उसके बाद में आता है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा गहरे वाली चीज, नाम क्या है, लीगल। सब बोले अगर लीगल इन्वायरमेंट में चेंज आ गया तो कल तक जो चीज आपके फेवरेबल में थी वो आपके अगेंस्ट जा सकती है। अकॉर्डिंगली अगर आपने अपना आपका डिसीजन चेंज नहीं किया तो इसका इंपैक्ट जो है वो आपके ऊपर बहुत बुरा पड़ सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जहां मैं रहता हूं मेरे सिटी के अंदर सडनली गवर्नमेंट ने बोल सकते हैं कि आपका जो कोर्ट वगैरह है उसने अलाउ कर दिया कि आप अगर चाहो तो हुक्का पार्लर शुरू कर सकते हैं। क्या शुरू कर सकते हैं? हुक्का पार्लर। मेरे दोस्त को ये वाली चीज के बारे में थोड़ा पहले ही पता चल गया कि ऐसा ऐसा कोई वर्डिक्ट जो है वो आने वाला है कुछ आने वाले दिनों के अंदर, मे बी 10-12 दिनों के अंदर। बंदे ने क्या किया, फटाफट एक दुकान जो है उसको किराए पे ले लिया, उसका इंटीरियर बनाना उसने शुरू कर दिया ये बोल के कि मैं यहाँ कैफे शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, और जैसे ही वो वर्डिक्ट आया अगले ही दिन से बंदे ने हुक्के बेचना शुरू कर दिया। हुक्का जो है वो प्रोवाइड करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। एंड यू वोंट बिलीव कि उस बंदे ने तकरीबन 5 महीने के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, 5 महीने के पहले अगर मैं टोटल लागत की बात करूं तो 40 लाख रुपए का उसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें एसी लगा लो, इंटीरियर लगा लो, सोफे लगा लो, गद्दे लगा लो, या फिर आपका क्या बोलेंगे हुक्का जो है हुक्के खरीदने पड़ेंगे, फ्लेवर लगा लो या एम्प्लॉयज की सैलरी लगा लो, ये सारी चीजें मिला के 40 लाख का क्या किया, इन्वेस्ट किया। लेकिन 5 साल के बाद में इसी बंदे ने 90 लाख, सॉरी कितने रुपए, 90 लाख रुपए इस बंदे ने निकाल लिए। 5 महीने के अंदर 90 लाख रुपए निकाल लिया। भाई साहब सोचो आप, किस वजह से? बिकॉज ऑफ द लीगल इन्वॉल्वमेंट। सर कल तक कोई चीज पे बैन था लेकिन उसका बैन जो है हट गया। अगर हट रहा है तो अर्ली बर्ड एडवांटेज आपको यहाँ। सर अगर 5 महीने के बाद की बात करोगे ना, इस बंदे ने 5-6 महीने के बाद में बंद कर दिया था बिजनेस, उसने काम करना ही बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया? सब बोले मार्केट में बहुत सारे लोग आ गए। अभी बोले अगर आप हुक्का पार्लर की बात करोगे तो इतने सारे लोग हैं जो हुक्का प्रोवाइड करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। बिकॉज ऑफ दैट रीजन 5 महीने पहले एक हुक्का सर्व करने का मेरा जो प्राइस था वो 900 रुपए का था, और वही आज कितने का हो गया, 200 रुपए का हो चुका। पहले कॉस्ट जो है वो यहाँ पे भी 50 रुपए की लगती थी, यहाँ पे भी 50 की लगती थी, लेकिन अगर आप पहले की बात करोगे तो 850 रुपए का प्रॉफिट था, और यहाँ 150 रुपए का प्रॉफिट जो है सिर्फ वही ले पाते। कोई बेनिफिट नहीं हुआ, कोई बेनिफिट जो नहीं हुआ। सोचा ठीक है काम करते, 5 महीने बाद क्या कर देंगे, इसको बंद कर दिया। 90 लाख रुपए यहाँ पे कमा लिए भाई साहब, जो कॉस्ट लगा था वो भी निकाल लिया, ऊपर से 50 लाख रुपए एडिशनल भाई साहब ने कमा लिया। राइट? क्यों? क्योंकि जो लीगल वाला था उसके बारे में आपको पहले से पता था, और अकॉर्डिंगली आप उसका फायदा जो है वो उठा लिया। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक और यहाँ पे नेगेटिव वाली बात जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्या कि उसने क्या किया, 5 महीने के बाद में वही बिजनेस किसी दूसरे बंदे को बेच दिया और कहा कि अगर आप चाहो तो इसको कंटिन्यू करो और मुझे बस मेरा पैसा जो है वो दे दो।
सेल कर दिया उसको, ठीक है। सामने वाला बंदा बोलता ठीक है भाई साहब, अगर बोले आप ये हुक्का कैफे की बात करो तो अच्छे खासे चल रहे हैं, तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। अब भाई साहब सामने वाले बंदे ने उसको, जस्ट अ सेकंड, सामने वाले बंदे ने उसको क्या किया, 3 महीने कंटिन्यू किया, लेकिन 3 महीने के बाद में वापस से हाईकोर्ट का यहाँ पे रूलिंग जो है वो आ गई और कहा गया क्या कि आज से हुक्का पार्लर बंद। अरे बाप रे सर, इसका तो कॉस्ट भी नहीं निकला, इसको हुक्का पार्लर बंद करना पड़ा और ये क्या हो गया, काइंड ऑफ इंसॉल्वेंट हो गया। भाई साहब धंधा तो डूब गया पूरा का। समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान रखिएगा भाई साहब कि अगर मैं बात करूं अबाउट द बिजनेस इन्वायरमेंट, तो बिजनेस इन्वायरमेंट में अगर आप देखोगे मोटा मोटी हिसाब किताब तो कुल मिला के 5 एलिमेंट्स आपके रहते हैं, ठीक है। और ये 5 एलिमेंट्स जो हैं वो आपको अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं और ये 5 एलिमेंट जो है वो आपको रिस्क भी दे सकते हैं। और अगर आपने ये दोनों चीजों के बारे में प्रॉपर्ली सोच के नहीं चला, इस पे अगर आपने वर्कआउट करके नहीं चला, तो ऐसे केस में बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपको नुकसान जो है वो झेलना पड़ेगा। करना क्या है, करना यह है कि सही टाइम पे आपको जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करना है और रिस्क के बारे में पहले से आपको एस्टिमेशन लगाना है कि भाई साहब कहां जाके कौन सा रिस्क आ सकता है। टेक्नोलॉजी का रिस्क हो सकता है, पॉलिटिकल रिस्क हो सकता है, इकोनॉमिकल रिस्क हो सकता है, सोशल रिस्क हो सकता है या फिर लीगल रिस्क भी हो सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपको क्या करना होगा, अपना डिसीजन यहां पे लेना होगा कि अगर ये रिस्क मुझे आगे आ सकता है तो उससे कैसे बचा जाए या अपने बिजनेस के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो कैसे रोका जाए। गॉट इट? तो यही वाली जो चीजें हैं ये आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में आपको दी हुई है। एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम चैप्टर में से यहाँ पे देखते हैं अच्छे तरीके से कि क्या क्या बातें यहाँ पे आपको बोली गई। ठीक है, चलिए देखते हैं ध्यान से। सर अगर बोले मैं बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करूं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू इंटरेक्ट एंड ट्रांजैक्ट विद इट्स एनवायरनमेंट। जो भी बोले आपका वातावरण है उससे आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा सर, मैं कोई भी चीज अगर प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूँ फिलहाल, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। किसके लिए कर रहा हूँ, खुद सुनूंगा क्या, नहीं, आपके लिए कर रहा हूँ। तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि मैं जो भी काम कर रहा हूं वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा ये एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। यू आर द एलिमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। हु आर यू? यू आर कंज्यूमर। आप क्या करते हो, आप मेरी चीजों को यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हो, भले ही उसके लिए आपने पैसा पे किया है कि नहीं पे किया है, दैट इज अ सेकेंडरी मैटर। लेकिन क्या मैं अपने आप के लिए ही यहाँ पे क्लासेस बनाऊंगा क्या? नहीं साहब। तो मुझे एक बात बताइए, क्या मैं कह सकता हूँ कि मुझे मेरे इन्वायरमेंट से क्या करते रहना पड़ेगा, इंटरेक्ट करते रहना पड़ेगा, ट्रांजैक्ट करते रहना पड़ेगा। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा बिजनेस है, सिर्फ मेरे लिए है, इट्स बाय मी, फॉर मी, ऑफ मी, कैन आई से दैट? नो, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। गॉट इट? ठीक है साहब। Hence both the business and the environment are totally interrelated। दोनों चीजें एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई है। अब ये भी ध्यान दीजिएगा भाई साहब, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप मुझसे जुड़े हुए हैं और मैं आपसे जुड़ा हुआ, राइट? आपके बेसिस पे मैं मेरी इनकम जो है उसको अर्न करूंगा और मेरे बेसिस पे आप अपना आगे का करियर जो है वो बनाएंगे। अगर आप मुझे पैसे पे नहीं करते हो तो मेरा बिजनेस जो है वो चलने वाला नहीं, मेरा काम जो है चलने वाला नहीं है। और अगर मैं आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करता हूं तो आपका जो करियर रहेगा वो आगे चल के बनेगा। एग्री करते हो इस बात को? बोले हाँ सर। तो वी बोथ आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है, एंड वी आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट। मतलब आप हो तो मैं हूं तो आप, ठीक है साहब। नाउ बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू दोज एस्पेक्ट ऑफ द सराउंडिंग बिजनेस एंटरप्राइजेस विच अफेक्ट और इन्फ्लुएंस इट्स ऑपरेशन। मतलब मेरे काम को जो इफेक्ट करता होगा एंड डिटरमाइन इट्स इफेक्टिवनेस, या फिर जिसके बेसिस पे मेरा बिजनेस कितना इफेक्टिव है कितना नहीं है वो डिटरमाइन होता होगा, उसे कहा जाता है क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट। सर दो लोग हैं, एक का नाम है केथ डेविस और दूसरे का नाम है एंड्रयूज। इन्होंने इस चीज के बारे में बोला है, मतलब इन्होंने बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इनकी डेफिनेशन में। एक क्या कहता है कि सर अगर बोले बिजनेस एनवायरनमेंट की बात की जाए तो इट इज द एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब सब कुछ मिला के, एग्रीगेट ऑफ ऑल द कंडीशंस, इवेंट्स एंड द इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड एंड अफेक्टेड। सारी चीजें, हो सकता है कंडीशन होगी, हो सकता है इवेंट्स है, हैपनिंग ऑफ द इवेंट्स, नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट्स। एग्जांपल सर कोरोना हो गया, क्या हो गया, कोरोना हो गया। सर इसका क्या मैं कह सकता हूं कि लोगों के बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा होगा। शायद कुछ के लिए पॉजिटिव रहा होगा और कुछ के लिए नेगेटिव रहा होगा। किराना स्टोर्स की बात कीजिए, मेडिकल स्टोर्स की बात कीजिए, उनके लिए बहुत पॉजिटिव रहा सर। उनका जो बिजनेस है वो अच्छा खासा और बढ़ गया। सैनिटाइजर पे सैनिटाइजर बेच रहे लोग,
मास्क पे मास्क बेच रहे हैं लोग, किराना की बात कर लीजिए, अरे सर जहां लोग अपने सहूलियत के हिसाब से बाद में जाके बोले सामान लेके आ जाएंगे, ऐसा सोचा करते थे, वो लोग अभी एडवांस में जाके खड़े होते हैं ये सोच के कि भाई साहब कल लॉकडाउन लग गया तो क्या होगा, राइट। लेकिन वहीं पे अगर आप होटल इंडस्ट्री की बात करते हो, टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करते हो, तो उनका तो बट्टा बैठ चुका भाई साहब। आज के डेट में कोई बंदा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। आज के डेट में कोई भी बंदा कहीं जाके बोले वेकेशन में चले जाता हूं, होटल में रह लेता हूं, इसके बारे में भी कोई बंदा अपने दिमाग में सोचता नहीं, राइट। नेगेटिव इंपैक्ट भी है और पॉजिटिव इंपैक्ट भी है। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो ठीक है साहब। सेम ऐसे ही अगर मैं एंड्रयूज के वर्ड्स की बात करूं तो एंड्रयूज ने क्या कहा, द एनवायरमेंट ऑफ अ कंपनी एज द पैटर्न ऑफ ऑल द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। जैसा मैंने आपसे कहा, इन्वायरमेंट में सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल वाली चीजें नहीं होती है, बल्कि इंटरनल वाली भी होती है। गॉट द पॉइंट? लेकिन यहां पे इस चैप्टर में अगर बात की जाए तो स्पेसिफिकली क्या कहा जा रहा है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस दैट अफेक्ट द लाइफ ऑफ द बिजनेस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। सर ध्यान दीजिएगा, वर्ड क्या यूज किया गया, इट्स लाइफ, मतलब इवन आपका जो बिजनेस है वो सरवाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, जिंदा रह भी पाएगा या उसको बंद करना पड़ेगा, ये भी कभी कभार पूरे इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। एग्जांपल मैंने आपको दिया किसका, ऑटो, राइट। ठीक है साहब। ना तो बिजनेस एनवायरमेंट इज ऑलवेज चेंजिंग, बिल्कुल साहब। अगर मैं एनवायरमेंट के फीचर की बात करूं तो डायनामिक होता है, आज पॉजिटिव हो सकता है, कल नेगेटिव हो सकता है, आज अच्छा हो सकता है, कल बुरा हो सकता है, आज ये हो सकता है, कल वो हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं तो पॉलिटिक्स में आज किसी और की सरकार है, कल किसी और की सरकार आ जाएगी। टेक्नोलॉजी की बात करूं सर, वो तो चेंज होती रहती है, वो तो अपग्रेड होती रहती है, राइट। तो ये हमेशा क्या होती है, डायनामिक होती है और अनसर्टेन भी है, क्योंकि नहीं पता कि आगे आने वाले फ्यूचर में क्या आने वाला है। हमें नहीं पता कि आने वाले टाइम में कितना एडवांसमेंट होने वाला है, वो तो सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद में ही क्या होगा, समझ में आएगा। जब एक्चुअल में वो चीज हो चुकी होगी तब समझ में हमें एक्चुअल में आएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। नाउ इट इज बिकॉज ऑफ द डायनामिज्म ऑफ इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट पूरा का पूरा क्या है, डायनामिक है, चेंज होते रहता है। चाहे आप पूरे इन्वायरमेंट में इन पांचों में से किसी भी चीज की बात कर लो, कोई भी चीज स्टैटिक नहीं है, फिक्स नहीं है कि ऐसा ही होने वाला है, ये आप पहले से एज्यूम नहीं कर सकते। रातों रात कहानी जो है वो क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, राइट। ठीक है साहब। अब इसके बाद में, एज इट इज ऑलरेडी सेड दैट द बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम ऑफ ऑल द फैक्टर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, पॉलिटिकल, टेक्निकल, इकोनॉमिकल, सोशल और लीगल। पांचों में से किसी की भी बात कर लो, हमारे मैनेजमेंट के कंट्रोल में कुछ भी नहीं। क्या किसी एक कंपनी का मैनेजमेंट जो है ये पांचों चीजों को कंट्रोल कर सकता है क्या? नहीं साहब, सवाल ही पैदा नहीं कर सकता। ठीक है। The factor which are constantly changing and they carry with them both the opportunities as well as the risk or uncertainties which can make or mark the future of the business। या तो बोले आपका बिजनेस जो है उसका फ्यूचर अच्छा खासा बन जाएगा, और या फिर शायद ये भी हो जाए कि आपका फ्यूचर जो है वो पूरा खत्म हो जाए, राइट। ऐसा भी पॉसिबल। ठीक है साहब। अगर बोले ये इन्वायरमेंट की बात करूं, इट एनकम्पासेस ऑल दोस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कंपनीज ऑपरेशन। इससे कंपनी के काम पे फर्क पड़ेगा, एंड इंक्लूड्स कस्टमर। इसमें कौन कौन आ गया इन्वायरमेंट में, कस्टमर आ गया, कॉम्पिटिटर आ गया, स्टेक होल्डर आ गया, फिर इंडस्ट्री ट्रेंड, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो भी आ गया, रेगुलेशंस, अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आल्सो। ये सारी की सारी चीजें जो है इसके अंदर आपकी अभी 10 बिजनेस एनवायरनमेंट refers to the external environment and include all the factor outside the firm which lead to opportunities and threat of the firm। आगे चीज की बात पहले भी कर चुके। तो इसके हिसाब से अगर मैं यहाँ बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स एंड फैक्टर्स की बात करूं कि क्या क्या उसमें होता है, तो एक एक करके। सबसे पहली बात, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, बात पहले ही कर चुके, दोबारा रखने का मतलब नहीं आता। दूसरा, दे कैन बी स्पेसिफिक, दे कैन बी जनरल फोर्सेस। अभी ध्यान से सुनिए सर, माइक्रो एंड मैक्रो, राइट, या फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब पता नहीं इन्होंने सिर्फ एक्सटर्नल क्यों बताया, फिर यहाँ पे स्पेसिफिक की बात क्यों कर रहे हैं। क्या कहता है साहब, ऐसी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ मेरे ही बिजनेस को इफेक्ट करती है, स्पेसिफिक। ऐसी चीजें जो कोई भी बिजनेस को इफेक्ट कर सकती है, जनरल। सर कोरोना का इफेक्ट आया, जनरल इफेक्ट होगा सर, सबके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, सिर्फ मेरे ऊपर पड़ने वाला नहीं है, राइट। अभी ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है, बिजनेस
बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स स्पेसिफिक फोर्सेस सच एज इन्वेस्टर्स। मेरे कंपनी के इन्वेस्टर्स किस पे फर्क डालेंगे? मेरे पे डालेंगे। किसी और पे डालेंगे क्या? नहीं सर। दूसरा, मेरे कस्टमर्स किस पे इम्पैक्ट डालेंगे? मुझ पे डालेंगे। किसी और पे डालेंगे क्या? नहीं सर। फिर उसके बाद कॉम्पिटिटर्स, मेरे कॉम्पिटिटर्स किस पे इम्पैक्ट डालेंगे? मेरे ऊपर। सब पे डालेंगे क्या? नहीं सर। फिर उसके बाद में सप्लायर्स। अभी अगर मैं देखूं तो भाई सर ये क्या है? काइंड ऑफ इंटरनल होगा, जिसका फर्क किस पे पड़ रहा है? सिर्फ और सिर्फ मेरे बिजनेस पे पड़ रहा है, बाकी किसी पे पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर बात करते हैं नॉन ह्यूमन के बारे में, इंसान छोड़ दो, ठीक है, नॉन ह्यूमन और ऑल्सो व्हाट इज व्हाट जनरल, जिसमें 5 चीजें आ गई, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फॉल होना चाहिए था यहाँ पे क्लियर करना, व्हिच अफेक्ट द बिजनेस इन गॉट इट, ठीक है साहब। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट इंटर रिलेशन। सर ये मैं आपको पहले ही बात कर चुका हूँ कि हमारा बिजनेस जो है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है और इन्वायरमेंट जो है वो बिजनेस पे डिपेंड करता है, पहली, ठीक है। दूसरी बात, सर ये भी कह सकते हैं कि अगर पॉलिटिकल वाले में चेंज होता है तो इसकी वजह से शायद लीगल में भी चेंज हो जाए, इसकी वजह से शायद इकोनॉमिक्स में भी चेंज हो जाए, इसकी वजह से शायद टेक्नोलॉजिकल जो है उसमें भी चेंज हो जाए। ये सब दे आर इंटररिलेटेड। अगर पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो गवर्नमेंट आती है आपकी, अगर अच्छी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट आएगी तो ऐसे केस में नए नए स्कीम्स को लाया जाएगा। मेक इन इंडिया को लाया गया 2014, अच्छी स्कीम्स। स्टैंड अप इंडिया को लाया गया, अच्छी स्कीम। सर स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टअप इंडिया का जो स्कीम है उसको लॉन्च किया गया, राइट, जिसकी वजह से क्या मैं कह सकता हूँ कि आपकी इकोनॉमी जो है और आपके सोसाइटी को कहीं ना कहीं बेनिफिट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। और बिल्कुल सर, तो ऐसे केस में क्या बोला जा रहा है कि दे आर इंटर रिलेटेड। एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, विद इंक्लाइजेशन ऑफ द यूथ टुवर्ड द वेस्टर्न कल्चर। मतलब लोग क्या सोच रहे हैं? लोग सोच रहे हैं कि यार पाश्चात्य जीवन जो है, वेस्टर्न कल्चर मतलब जो फॉरेन वगैरह में चलता है, यूएस वगैरह में, ठीक है, अगर उसका लोग फॉलो अप कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो बताइए किस चीज का डिमांड ज्यादा बढ़ेगा? फास्ट फूड का और या फिर ट्रेडिशनल जो हमारी कंट्री में फूड बनता है उसका? जवाब क्या आएगा सर? फास्ट फूड। लोग आज की डेट में चाइनीज की बात कर लीजिए या फिर आप क्या बोलेंगे बर्गर की बात कर लीजिए, पिज्जा की बात कर लीजिए, इनका ट्रेंड जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे केस में अगर आपको फूड इंडस्ट्री में काम करना हो तो किसका काम करना चाहिए? दाल बाटी चूरमा का और या फिर पिज्जा? ज्यादा प्रॉफिट किसमें आएगा? तो सर अगर इस चीज के हिसाब से सोचा जाए तो पिज्जा में ज्यादा होगा, ज्यादा प्रॉफिट आएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद में चौथा पॉइंट, अनसर्टेनिटी। कंफर्म कुछ भी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई भी चीज चेंज जो है वो हो सकती है, ठीक है। एग्जांपल, अगर मैं आईटी की बात करूं, फैशन इंडस्ट्री की बात करूं, ठीक है सर, कल तक बेल बॉटम चल रहा था, आज नैरो वाली जींस चल रही है। कल तक लोग जीन्स यहाँ पहना करते थे और आज लो वेस्ट के भी नीचे जीन्स चली गई, घुटनों पे पहनने लग गए शायद लगभग, ठीक है। फैशन है सर, चेंज हो रहा है। अगर फैशन चेंज हो रहा है तो मुझे एक बात बताइए कि जो बंदा पुराने जमाने की जीन्स बनाता होगा या पुराने जमाने के कपड़े बनाता होगा, क्या उसका बिजनेस चलेगा? अगर वो अपने आप को चेंज नहीं करता है तो आपका जवाब आएगा सर सवाल ही पैदा नहीं होता, वो बिजनेस तो कतई ही चलने वाला नहीं, राइट? बोले हाँ सर। फिर उसके बाद में फ्रीक्वेंट द फास्ट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, ठीक है। और फिर पांचवा डायनामिक, ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूँ तो पूरा का पूरा चेंज होते रहता है, लेकिन डायनामिक होने के साथ साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात क्या? कॉम्प्लेक्स। सर चेंज तो होगा पर ये नहीं पता कि जो चेंज हो रहा है वो पॉजिटिव वाला होगा या नेगेटिव वाला। हमने सोचा था कि पॉजिटिव वाला चेंज होगा लेकिन उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है, वो पहलू को हम जांचने के बाद में भी, पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद भी शायद एनालाइज ना कर, शायद का नाम कर पाए, एनालाइज ही ना कर पाए कि एक्चुअल में यही वाला चेंज है वो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट ऑन द कंपनीज। पॉजिटिव पड़ेगा या नेगेटिव पड़ेगा, वी कैन नॉट से अबाउट इट, ठीक है साहब। ऑल दैट इज इजी टू स्कैन द एनवायरनमेंट, मतलब चेक करने की कोशिश कर सकते हैं, देख सकते हैं, हम यहाँ विजन लेके चल सकते हैं, हम यहाँ पे फ्यूचर को इवेल्युएट करने के बारे में सोच सकते हैं कि अगर अभी फिलहाल ऐसा चल रहा है तो आने वाले टाइम में क्या होगा, वो हम देख सकते हैं। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो हाउ दीज चेंजेस विल इन्फ्लुएंस द बिजनेस डिसीजन। उसका हमारी कंपनी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इसके बारे में डिसाइड कर पाना थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। समटाइम्स
चेंज में भी माइनर, कभी कभार छोटा मोटा चेंज जो है वो हो सकता है, बट उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो बहुत ज्यादा हो सकता है। एग्जाम्पल जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, सवेरे कल को जाके पता लगा गवर्नमेंट ने टैक्स का जो रेट है वो 5% से बढ़ा दिया, राइट, बट इसकी वजह से आपकी जो कंपनी है उसके ऊपर इम्पैक्ट जो है नेगेटिव, यानी कि इनकम जो रिड्यूस आपकी होगी वो बहुत ज्यादा हो सकती है, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो सकती है। एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम क्या है ए लिमिटेड। इस कंपनी में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, ठीक है, और उसके ऊपर पहले 25% का टैक्स जो है वो पे करना पड़ता था, जो कि कितना होगा ऐसा, बोले कुछ नहीं, 25,000 रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने 5% से बढ़ा दिया, लेकिन अब कितना करना पड़ेगा, 30%, मतलब कितना हो गया, 30,000, कोई बात नहीं। लेकिन एक सेकेंड, अगर कंपनी जो है एक और है जिसका नाम क्या है फिलिप, सर ये कंपनी में 10 लाख रुपए की इनकम आती है, इस पे पहले 25% के हिसाब से 2.5 लाख रुपए का टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर ये 30% के हिसाब से पे करना पड़े तो 3 लाख का टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। सर जो ए लिमिटेड है उसके ऊपर सिर्फ 5,000 का फर्क पड़ा, लेकिन यहाँ पे 50,000 रुपए का फर्क जो है 5% शायद किसी और के लिए बहुत कम होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत ज्यादा है। हाँ सर, और उसी के हिसाब से 7th वाला जो पॉइंट है सर, जो भी इकोनॉमी में आपका चेंज आ रहा है, जो भी इन्वायरमेंट में आपका चेंज आ रहा है, जैसे यही वाला पॉइंट कि टैक्स 5% से बढ़ गया, ठीक है, वो एक कंपनी के रिलेशन में दूसरी कंपनी के ऊपर कम या फिर ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, चेंज चाहे आप ए के बारे में बात करो चाहे बी के बारे में बात करो, दोनों के लिए कितने का हुआ है, सिर्फ 5% का ही हुआ, लेकिन वो 5% का ज्यादा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा है सर, बी लिमिटेड के ऊपर, क्योंकि इससे आपका 50,000 रुपए का नुकसान जो है वो हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी चीजें एनवायरमेंट में डिसाइड करी गई होंगी या जो भी चेंजेस एनवायरमेंट में आ रहे होंगे, उसका इम्पैक्ट एक कंपनी पे पॉजिटिव हो सकता है, दूसरी कंपनी पे नेगेटिव हो सकता है, किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा हो सकता है। वी कैन नॉट से अबाउट दैट। एग्जांपल मैंने वापस आपको कोरोना वाला दिया, सर कोरोना का जो ये पूरा का पूरा पेंडेमिक आया, इसकी वजह से देयर आर कंपनी जो कि फार्मास्यूटिकल वाली कंपनीज हैं, और या फिर देयर आर द कंपनी जो कि फूड सेक्टर में काम करती हैं, उनके लिए काइंड ऑफ बूम हो गया, बहुत पैसा कमाया उन लोगों ने। लेकिन उसके अलावा जो अदर इंडस्ट्रीज आपकी थी, उनका तो इतना गंदा, इतना बुरा हाल हुआ जिसकी कोई कंपनी, जिसकी कोई लिमिट नहीं। एग्री टू द पॉइंट? हाँ सर, एकदम सही। चलिए सर बढ़ते आगे, टाइप ऑफ एनवायरमेंट की बात करते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया 1 2 3 4 5 टाइप के आपके यहाँ पे ये एनवायरमेंट है। इसमें से अगर मैं एक एक का डिटेल में डिस्कशन करूं तो सबसे पहला कौन सा, पॉलिटिकल एनवायरमेंट। मैंने क्या कहा, सरकार चेंज हो सकती है, या फिर सरकार में किसी भी टाइप का कोई और चेंज आ सकता है। कल को मुख्यमंत्री कोई और था, आज मुख्यमंत्री कोई और। आपने शायद सुना भी होगा कि बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल चेंजेस इवन स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स के प्राइस होते हैं उसके ऊपर भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो पड़ता है। जैसे ही पता चला था कि मोदी गवर्नमेंट आ गई है, जैसे ही ये पता चला था कि बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई है, वैसे ही शेयर मार्केट में जम के उछाल आया था और शेयर्स के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए, राइट? ऐसा भी हो सकता है। ध्यान से देखिएगा क्या कहते हैं, द पॉलिटिकल एनवायरमेंट अफेक्ट द इकोनॉमिक एनवायरमेंट। ध्यान से, ये दो के बीच में क्या है रिलेशन। अगर पॉलिटिकल एनवायरमेंट चेंज हुआ तो इकोनॉमिक एनवायरमेंट में क्या होगा, चेंज होगा। क्या चेंज हुआ सर? जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आई, शेयर्स के प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए, ठीक है। ऑफ द बिजनेसेस लेगिस्लेटर्स एट द लोकल, लेगिस्लेटर का मतलब क्या होता है बेटा, कानून बनाने वाले, या वी कैन से लॉ मेकर्स, ठीक है। लेगिस्लेटर्स एट द लोकल, स्टेट एंड फेडरल लेवल, फेडरल का मतलब क्या है, एकदम सेंट्रल लेवल पे, may provide incentive or the tax break to companies or they can impose a regulation that restrict the business transactions। दोनों चीज हो सकती है, फेवरेबल वाली भी और नॉन फेवरेबल वाली भी। हो सकता है कि टैक्स का कंसेशन मिल जाए, या फिर हो सकता है कि आपको कुछ काम करने से मना भी कर दें। हो सकता है कि हुक्का पार्लर्स आपको अलाउ कर दिया जाए, हो सकता है कि हुक्का पार्लर्स पे बैन लगा दे, कुछ हो सकता है, ठीक है। ओके, in the latter case, for example, if a political body state that a company must include a certain chemical in its product, the cost of the product differs। अगर कंपनी ने बोला कि नहीं ये नहीं, सॉरी, अगर गवर्नमेंट ने आपको बोला, पॉलिटिक्स ने आपको बोला कि इसमें आपको केमिकल जरूर डालना पड़ेगा, तो कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। या फिर एक देखिए ना, एक बहुत ही खतरनाक वाला एग्जांपल मैं आपको देता हूँ।
उसमें ना आपके राइट साइड में एक बटन दिया हुआ था जिससे आप अपने गाड़ी की लाइट को चालू या फिर बंद कर सकते हो, राइट। लेकिन फिर उसके बाद में जैसे ही आपकी गवर्नमेंट में चेंज आया, गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पे बोला गया कि आपको BS6 कंप्लाइंट की जो बाइक है ना वो बनानी पड़ेगी। सर उसमें क्या होता है? उसमें बोले लाइट वाला बटन ही नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक लाइट क्या रहेगी, चालू रहेगी, बोले 24 घंटा। जैसी बाइक को शुरू किया लाइट क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। अरे भाई सर क्या बात कर रहे हो? हाँ सर करना पड़ेगा सर, लेकिन एक मिनट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ठीक है, बोले टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो गया, अच्छी बात है, शायद जब फॉग वगैरह रहेगा तब उस केस में काम आएगा। लेकिन जो ऑलरेडी हमने BS4 का प्रोडक्शन कर चुके हैं, इसका बोले हम क्या करें? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने कहा कि आपके पास में कुल मिला के 6 महीने का टाइम है, 6 मंथ्स का टाइम है। जो भी आपका BS4 का प्रोडक्शन हुआ होगा उनको बेच दो। बोले अरे सर 6 महीने में बिक जाएंगे इसकी गारंटी हमको नहीं पता, वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन 6 महीने के बाद में, मतलब सो एंड सो डेट के बाद में अगर BS4 आप मार्केट में बेचते हो तो आपके ऊपर फाइन जो है वो लग सकता है। अभी ध्यान से सुनो, लोगों ने क्या किया, जो बाइक के ऊपर पहले वो 70,000 रुपए लिया करते थे, वही बाइक को उनको 60,000 रुपए में बेचना पड़ा, राइट। बिना मतलब का यहाँ पे कितने का नुकसान हो गया? 10,000 का। फर्क क्या है? सिर्फ एक ही फर्क है सर, यहाँ पे लाइट का बटन नहीं दिया हुआ है और यहाँ पे लाइट का बटन जो है वो दिया हुआ है। गवर्नमेंट ने बोला कि इससे आपको क्या करना पड़ेगा, बोले इस चीज से आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको बोले यहाँ पे ये नुकसान जो है वो झेलना पड़ेगा। क्या करेंगे वैसे? बोला है करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते वो चीज। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है साहब। नाउ द कंपनी पासेस दोज कॉस्ट ऑन टू द कंज्यूमर। ठीक है, कभी कभार क्या होगा कि अगर कंपनी का कॉस्ट बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ तो भी ऐड करने को बोला, तो जो कॉस्ट रहेगा किससे लिया जाएगा? कस्टमर से। इन फॉर्म ऑफ द हायर प्राइसेस द कस्टमर मस्ट डिटरमाइन वेदर ही वांट्स टू परचेज दैट प्रोडक्ट और नॉट। इफ ही डज नॉट परचेज द प्रोडक्ट देन द कंपनी डज नॉट रिसीव द रेवेन्यू। मतलब लॉस किसका हो गया? कंपनी का हो गया। इफ अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर डिसाइड नॉट टू परचेज द प्रोडक्ट द कंपनी मे नीड टू ले ऑफ द एम्प्लॉइज। अरे बाप रे बाप, मतलब पहला इंपैक्ट पड़ा किस पे? कस्टमर पे, ठीक है, उसको महंगा मिलेगा। दूसरा, अगर कस्टमर लेने से मना कर देता है तो इंपैक्ट किस पे पड़ा? कंपनी पे, उनका कॉस्ट बढ़ गया बिना मतलब में। तीसरा, अगर कंपनी पे इंपैक्ट पड़ेगा, कंपनी क्या करेगी? एम्प्लॉयज को बोलेगी चलो भाई साहब निकलो यहाँ से। अभी आज के डेट में मैं आपको बताऊं कि देयर आर BS4 बाइक्स, ठीक है लोगों के पास में अवेलेबल है, लेकिन जब आप शोरूम में परचेज करने जाएंगे आपको ऑप्शन मिलता है कि BS4 वाली चाहिए या BS6 वाली चाहिए। आप कौन सी परचेज करोगे? तो बोले BS6 वाली। 4 वाली लोगे क्या? नहीं सर नहीं लेंगे। क्यों? अरे सर जो नया ट्रेंड में होगा वही लेंगे ना, जहाँ पैसा खर्चा कर रहे हैं तो पुराने पे क्यों करें, नए पे क्यों? गॉट इट? आप ये सोच के चलो, ये समझ में आया? डन, ठीक है साहब। फिर उसका दूसरा पॉइंट क्या आता है? इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमी कैसी चल रही है? क्या मार्केट में रॉ मटेरियल अवेलेबल है? क्या मार्केट में सप्लायर अवेलेबल है? क्या मार्केट में कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल है कि नहीं है? उसके बेसिस पे चीजें जो है क्या करेंगी? डिपेंड करेंगी। ठीक है, ध्यान से। The larger economic environment of a society is a factor that can affect a company's business environment. ठीक है साहब। During a recession की बात अगर की जाए, मंदी जब चल रही होगी, consumer spend less on the optional item. लोग कार परचेज करने के बारे में नहीं सोचेंगे, लोग वॉशिंग मशीन परचेज करने के बारे में नहीं सोचेंगे। वो क्या बोलेंगे? अरे भाई साहब बाढ़ में गई वॉशिंग मशीन, पहले खाने के लिए पैसे जो है वो तो मिल जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें परचेज नहीं करेंगे। एज अ रिजल्ट द बिजनेस इन्वायरमेंट विल सफर। बिल्कुल सफर। ठीक है। ऑन द अदर हैंड इफ द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज ऑन प्रोस्पेरिटी, मतलब बढ़ रहा है अच्छा खासा। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया होगा कि सर अगर मैं थोड़े से पुराने टाइम की बात करता हूँ तो जब आपके सामने से मर्सिडीज कार जाती थी आप ऐसे यार क्या कार जा रही है यार, कितनी सही, मतलब इसमें लोगो भी देखो कैसे ऐसे कुछ बना हुआ, बरमूडा के ट्रायंगल जैसे बना हुआ, राइट। लेकिन आज की डेट में है मर्सिडीज जा रही है, ऑडी जा रही है, BMW। कैसे? सर इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉस्पर हुई थी। ठीक है, लोगों के पास में पैसा जो है वो अच्छा खासा आया था, किसी ने अपनी ज़मीन बेच होगी, किसी ने कुछ किया होगा, ठीक ठाक पैसा था लोगों के पास में खर्च करने के लिए, तो लोगों ने क्या किया? लग्जरी गाड़ियाँ परचेज करी। गॉट इट। लेकिन कोई टाइम हुआ करता था, या अभी आगे चल के भी अगर मैं बात करूँ तो ड्यू टू कोरोना इम्पैक्ट कोई टाइम आपका आगे आ रहा है जिसमें लोग ये सब लग्जरी आइटम्स पे पैसा खर्च करने के बारे में सोचेंगे नहीं, क्योंकि सर्वाइवल जो रहेगा वो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन सर।
कंज्यूमर्स आर मोर लाइकली टू स्पेंड मनी नॉट जस्ट ऑन द नेसेसिटी बट लार्ज आइटम एज वेल। ठीक है साहब। फिर उसके बाद में कौन सा, सोशल वाला फैक्टर। सर सोशल फैक्टर तो बहुत ही खतरनाक है, शायद आपने बीच में सुना भी होगा कैडबरी में कोई कीड़ा मिला था, बिकॉज ऑफ दैट रीजन लोगों ने कैडबरी परचेज करना बंद कर दिया। या आपने सुना था कि नेस्ले की जो मैगी बनती है उसके अंदर बोले कोई लीड जो है वो मिलती थी या उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती थी, लोगों ने कुछ टाइम के लिए मैगी को ही बंद करवा दिया। या फिर कई बार हम सोचते हैं कि सर किसी ने ना कोल्ड ड्रिंक के अंदर, अभी ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात, फेक न्यूज़, गलत न्यूज़। ठीक है, अगर ये न्यूज़ सही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इवन बिकॉज ऑफ द फेक न्यूज़ आपके मार्केट पे बहुत बड़ा फर्क जो है वो पड़ सकता है। किसी ने कहा कि अरे भाई साहब कोको कोला नाम की जो कंपनी है वो जो कोल्ड ड्रिंक बनाती है उसमें काम करने वाले एक बंदे ने अपना इबोला वाला खून जो है वो कोल्ड ड्रिंक में मिला दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है। 2-4 फोटो आपको दिखा देंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और फिर आपको बोलेंगे कि आपको पीना नहीं। अगर सही में लोगों ने उसका कंजम्पशन करना बंद कर दिया अननेसेसरी, क्या मैं कह सकता हूँ कि कोको कोला कंपनी जो है या कोई भी और कंपनी जो कोल्ड ड्रिंक बनाती होगी उसके ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नो डाउट पड़ सकता है। एग्री टू द पॉइंट? बिल्कुल सर। सोशल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस आर द कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। इस पे भी बहुत फर्क पड़ता है भाई साहब, कल्चर पे। कल्चर क्या चल रहा है, अगर ट्रेडिशनल वाला कल्चर चल रहा होगा तो उसका बिजनेस ज़्यादा अच्छा खासा चले। अब एग्जाम्पल देखिए आप ध्यान से, सर दिवाली के टाइम पे लोग आज भी क्या लगाते हैं, चाइना वाली लाइट जो है ना वो लगाते हैं। सर बोले पूरा घर जो है ना एकदम जगमगाना चाहिए, एकदम चकाचौंध हो जाना चाहिए, ऐसा हम लोग सोचते हैं दिवाली के दिन, राइट। जिसकी वजह से जो मिट्टी के बर्तन हैं, ऐसा कोई बंदा जिसका मिट्टी के बर्तन का काम होगा, मिट्टी के दिए बनाने का काम होगा, उसका बिजनेस क्या हो गया, ठप हो गया भाई साहब। पानी की बात आप कीजिए, एक्वागार्ड, ठीक है, एक्वागार्ड या फिर आपका और जो प्योरीफायर वगैरह है, आरओ वगैरह है, ये सब आ गए। बिकॉज ऑफ दैट रीजन जो मिट्टी का बर्तन आपका हुआ करता था उसका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया भाई साहब, लोग परचेज ही नहीं करते। कल्चर क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है, ट्रेडिशन क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ फैशन डिजाइनर जो कि बेल बॉटम वाले कपड़े बनाता है या फिर स्ट्रिप्ड पैंट बनाता है विल नॉट सक्सीड इन द एनवायरमेंट वेयर द स्ट्रेट लेग सॉलिड कलर्ड पेंट्स आर डिजायर्ड। मतलब आज के ज़माने में अगर पुराने ज़माने का कोई फैशन डिज़ाइनर होगा, क्या उसके कपड़े चलेंगे क्या? आंसर इज नो, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अ सोशल एनवायरमेंट दैट टेंड टू बी मोर कंजर्वेटिव विल नॉट सपोर्ट स्टाइल दैट अपीयर टू बी ट्रेंडी। ठीक है साहब, नाउ द फैशन डिजाइनर्स बिजनेस विल सफर इफ ही डज नॉट चेंज द क्लोथिंग स्टाइल। द सेम वुड अप्लाई टू द मैन्युफैक्चरर्स दैट प्रोड्यूस एंड स्टोर दैट सेल दीज वेयर्स। अंडरस्टूड द पॉइंट? डन। फिर उसके बाद में टेक्नोलॉजिकल, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, नोकिया का बकायदा मैंने एग्जांपल जो है वो आपको दिया। देख लेते हैं एक बार। इनोवेशन टेक्नोलॉजी अफेक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट एज द टेक्नोलॉजी एडवांसेस अ बिजनेस इज फोर्स्ड टू कीप पेस। बिल्कुल सर। एग्जाम्पल, व्हेन द कंप्यूटर्स वर फर्स्ट इन्वेंटेड, सबसे पहले जब कंप्यूटर आए थे तो उनका साइज जो होता था वो बाकायदा एक रूम के बराबर होता था। फिर उसके बाद में उसी टाइम पे अगर बात की जाए तो आपके एम्प्लॉइज को पूरा काम करने के लिए पंच कार्ड वगैरह कुछ यूज जो है वो करना पड़ता था। लेकिन आज की बात अगर आप करोगे तो कंप्यूटर, सर ये रहा सर कंप्यूटर, ये देखो एक हाथ के अंदर आ जाता सर कंप्यूटर, ऐसा रहता है कंप्यूटर, दैट्स इट। जो करना है कर लो। आपको वर्ड फाइल पे कुछ काम करना है हो सकता है यहीं पे, आपको एक्सेल में कुछ काम करना है, न्यूमेरिकल कुछ काम करना हो जाएगा, ये पीपीटी बनानी क्या सर इसी में हो जाएगा, एक ही जगह पे हो जाएगा सर, छोटी सी जगह पे, राइट। टेक्नोलॉजिकल क्या हो गया, एडवांसमेंट हो गया। अब इस एडवांसमेंट के साथ में अगर इंसान कॉप अप नहीं करेगा तो पुराने जमाने के जो लोग हैं वो अपनी नौकरी खो चुके होंगे। ऐसा हुआ भी जब इनिशियली, मतलब अगर मैं बात करूं तो कोई जमाना हुआ करता था जब खाता बही का काम जो है एक बंदा किया करता था, ठीक है, और उस बंदे का दिमाग इतना शार्प हुआ करता था कि कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ती थी और वो उंगलियों पे कैलकुलेशन करके पूरा हिसाब किताब मेंटेन रखता था, राइट। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर आ गया वैसे ही इस इंसान की जो अहमियत थी वो क्या हो गई, मार्केट में खत्म हो गई। अरे बोले जब यही वाला काम एक टैली नाम के सॉफ्टवेयर में किया जा सकता है तो फिर इस इंसान की क्या जरूरत है। कंप्यूटर जो है उसके ऊपर उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो बोले कंप्यूटर पे कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, बोले 40,000 रुपए, ठीक है, और एक इंसान पे कितना पैसा खर्च, बोले एक महीने का 10,000, और ये अगर 12 महीने काम करता है तो 1,20,000 रुपए में काम जो है वो हो पाएगा, राइट। तो बोले काम करता ना, एक कंप्यूटर लेके आते और एक ऐसे बंदे को लेके आते जो कंप्यूटर में टाइप करने के लिए एफिशिएंट होगा, जिसको कि महीने के अगर 5,000 रुपए दिए तो कुल मिला के 60,000 रुपए में काम जो है वो हो जाएगा। तो 12 पंजे 60 और 40 कितने हो गए, 1 लाख।
20,000 रुपये यहाँ सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। गॉट द पॉइंट। तो उसकी वजह से भी इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे सीधा सीधा पड़ सकता है। और फिर आता है आपका कौन सा, लीगल वाला फैक्टर। इसके बारे में मैंने आपको बताया, इस कल तक लॉ कहता था कि हुक्का पार्लर अलाउड है, आज लॉ कहता है कि हुक्का पार्लर अलाउड नहीं है। तो अकॉर्डिंगली अगर आपने उसके बारे में पूरा एस्टिमेशन नहीं किया और टाइम पे आपने डिसीजन नहीं लिया तो उसका इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आपके ऊपर पड़ सकता है। सर पहले मतलब कुछ साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, 2017 के आसपास की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे सर्विस टैक्स हुआ करता था और वैट टैक्स हुआ करता था, ठीक है। लेकिन सडनली क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जीएसटी नाम की जो चीज़ है ना उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। और जीएसटी भी कभी कम हुआ करता था, आगे चल के उसको बढ़ा दिया, कभी ज़्यादा हुआ करता था, आगे चल के उसको कम कर दिया। तो अकॉर्डिंगली अगर आपने अपने बिजनेस में चेंज नहीं किया तो आपको नुकसान जो है वो वहाँ पे झेलना पड़ सकता है। क्या कहता है भाई साहब, ऑफन अ बिजनेस विल नीड टू चेंज हाउ इट ऑपरेट फॉर द लीगल रीजन, ठीक है। ऐसे भी काफ़ी सारे लोग हैं, हुक्का पार्लर चलाते थे, अभी अभी स्टैब्लिशमेंट किया था, 2-3 महीने हुए थे, एंट्री पे 30-40 लाख रुपए का खर्चा किया, हुक्का पार्लर चला रहे थे, अच्छा खासा चल रहा था, बट सडनली अनाउंसमेंट आ गया कि हुक्का पार्लर बंद। तो इसका मतलब क्या शटर को बंद कर दे? नहीं, एक काम करो, कैफे चला लो साथ में, सैंडविच बेचो, कॉफी बेचो, चाय बेचो साथ में, ठीक है। ताकि क्या होगा, आपका जो काम है, आपका बिजनेस जो है वो चलता रहेगा। अकॉर्डिंगली आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस में चेंजेस जो है वो लाने पड़ेंगे। दिस इज ऑफन डन व्हेन द कंपनीज लॉयर एंटिसिपेट अ चेंज इन द लेजिस्लेशन और इट मे बी ड्यू टू लॉ सूट केस वगैरह जो फाइल होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी फाइल्ड और एंटिसिपेटेड टू बी फाइल्ड, ठीक है साहब। फॉर एग्जाम्पल इफ अ पार्ट इन अ मशीन इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, मतलब आप मशीन बनाने का काम करते हैं, किसी और को आपने मशीन जो है वो बेची, एक कस्टमर को बेची, ठीक है, और सामने वाले को पता चला कि आपकी मशीन में क्या है, एक डिफेक्ट। वो क्या करेगा, अपनी मशीन आपके पास वापस भेजेगा। अगर आपने उसके बारे में सही डिसीजन नहीं लिया, सही टाइम पर डिसीजन नहीं लिया, तो वो उसका पब्लिसिटी कर सकता है कि वैसा ये तो बहुत ही घटिया मशीन है, ऐसा है वैसा है, जिसकी वजह से आपके ऊपर इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है, ठीक है। द कंपनी में नीड टू इशू अ रिकॉल, कंपनी को क्या करना होगा, उस बंदे को बोलना होगा सर सॉरी जो गलती हुई है मैं इसको वापस बुला लेता हूँ, ठीक है। इफ द अदर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री आर बीइंग सूड ओवर समथिंग लाइक अ डेटा ब्रीच, मतलब आप ही के इंडस्ट्री में कोई काम करने वाली कंपनी है जिसके ऊपर केस फाइल हुआ कि आपके यहाँ से डेटा ब्रीच हुआ है, तो सेम केस आपके ऊपर भी फाइल हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली डेटा को कलेक्ट करने का, डेटा को स्टोर करने का जो तरीका होगा वो आपको क्या करना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है। और जो इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल है डिफेक्टिव वाला, ये तो आपने शायद सुना भी होगा, एक बंदे ने रोल्स रॉयस नाम की कार जो है उसको परचेज किया था, या शायद जैगुआर कार जो उसको परचेज किया था, और उसमें बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। वो गया बार बार मैकेनिक के पास में, मतलब कंपनी का जो मैकेनिक था उसके पास गया और जाके कहा कि सर इसको ठीक करो। पहले ठीक करने की बात करी, फिर उसके बाद में कहा कि सर इसमें जो प्रॉब्लम है वो तो ठीक हो ही नहीं सकती है, तो एक काम करो ये कार अपने पास में रखो, मुझे दूसरी कार दो, आई वॉन्ट टू परचेज अ न्यू कार, मुझे दूसरी कार जो दे दो रिप्लेस करके, ठीक है। लेकिन कंपनी ने मना कर दिया। अब जब कंपनी ने मना कर दिया तो बंदे ने क्या किया, सबसे पहली बात तो उसकी मार्केटिंग कर दी। मार्केटिंग ये करी कि उस कार को बैलगाड़ी के पीछे बांधा और उसके पीछे बांध के उसको खींचा, या उस कार के अंदर गोबर जो है वो उसने धोया एक जगह से दूसरी जगह पर बैलगाड़ी बांध, ठीक है। इससे क्या हो गया, इससे कंपनी का नाम जो है वो खराब हो गया, लोग शायद आपकी कार को परचेज नहीं करेंगे। दूसरी बात, केस फाइल हुआ वो अलग, कार देनी पड़ी वो अलग। अंडरस्टूड द पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हो सकती है। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए अगर आपने नहीं किया था, वीडियो को पॉज करके, जस्ट अ सेकंड, इसको नहीं, ये वाली चीज़ को।